हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। और गाइस, आपको पता है कि हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर की बात हम लोग कर रहे थे, उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक प्रसिद्ध शख्सियत के बारे में जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तब आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर बात करें तो आपको जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं। इनका जन्म जो है वो 23 जुलाई 1856 को होता है और 1920 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की इसलिए संभावना बहुत है कि अभी 2 साल पहले इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है, 100 साल वाली। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और क्वेश्चन इनके जीवन परिचय से नहीं, मैं इनके हर एक वो कार्यकाल को बताऊंगा पूरा का पूरा, जो जो इन्होंने भारत में किया है। इसलिए यहाँ से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी बहुत सारी कवर होने वाली है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें और आपको ज़रूर बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए, अच्छा, पहली बात तो हम बात करेंगे कि इनके सामान्य जीवन परिचय के बारे में, और फिर मैं इनकी राजनीतिक कैरियर को भी यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सामान्य जीवन परिचय के बारे में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है वो 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चितपावन नामक एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो जाहिर सी बात है, अगर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था तो उस समय का ब्राह्मण परिवार जो था वो सुख और संपन्न से जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो इनका भी जीवन ऐसे ही हुआ था कि इनका जो परिवार था वो अच्छे खासे घर से था, और जो इनके जो पिता थे वो एक बहुत बड़े अध्यापक थे। तो इनके पिता का जो जीवन का प्रभाव था इनके ऊपर भी पड़ा, और ये भी एक टीचर की भूमिका में अपने आप को प्रदर्शित करने लगे, और बाद में ये गणित के बहुत ही बड़े टीचर बनते हैं। हालांकि इन्होंने कानून की डिग्री भी प्राप्त कर ली थी। कानून की डिग्री उस समय इसलिए लोग प्राप्त कर रहे थे क्योंकि कानून की पढ़ाई उस समय बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, तो इनके पिता का नाम जो था वो गंगाधर तिलक था। इनके पिता का नाम क्या था, तो गंगाधर तिलक था, और इसी के आगे इन्होंने बाल लगा दिया तो बाल गंगाधर तिलक हो गया। इनकी माता का नाम जो था वो पार्वती गंगाधर तिलक था। 1871 में इनकी शादी हो जाती है। शादी होती तेपाबाई नाम से। ठीक है, तेपाबाई नामक एक विदुषी थी, उनके साथ इनकी शादी होती है। इनकी शादी होती कब होती है, तो 1871 में इनका विवाह हो जाता है तेपाबाई से। ये पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। जो पूछेगा मैं वो आपको बता रहा हूँ क्या पूछेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि सामान्य जीवन परिचय आजकल नहीं पूछा जाता है। आजकल पूछा जाता है राजनैतिक कैरियर उनका, उन्होंने देश के लिए क्या किया। ये तो जन्म मरण सबका होता है। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ ये उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारों के नेता थे। यहाँ से नोटेड बी पॉइंट मिलॉट। एक क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा ये बनेगा कि बाल गंगाधर जो तिलक थे वो किन विचारधारा के व्यक्ति थे, किस विचारधारा के व्यक्ति थे, तो आप लोग बताओगे कि उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। उग्रवादी का मतलब यहाँ से ये नहीं कि आतंकवादी भी उग्रवादी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, विचारों के उग्र थे। देश की जनता के लिए बहुत ही नरम थे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ ये उग्र थे। अच्छा, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें यहीं से, तो सामान्य जीवन परिचय में आगे बात करें तो भारत के प्रसिद्ध उग्रवादी राष्ट्रवादी नेताओं के नाम हमें बहुत जानना जरूरी है, जिनको हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, पाल बाल से हो गया तुम्हारा गंगाधर तिलक। ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाल से, और बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया विपिन चंद्र पाल, और एक यहाँ पे और ऐड कर लेना, तुम्हारा हो जाएगा अरविंद घोष। ये भी एक प्रसिद्ध उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे, तो ये पंजाब के थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के मूलतः निवासी थे, और बिपिन चंद्र पाल ये बंगाल के निवासी थे।
तो ये तीन जो थे ये प्रसिद्ध उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे। और चौथा इसी में ऐड कर लेना आप लोग, अरविंद घोष। अच्छा, उग्रवादी नेता थे और इनकी जो मांगे थी वो विनम्रता से नहीं थी। ये लोग कहते थे कि हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी बहुत जाना जाता है। ठीक है, इनका प्रसिद्ध जो नाम है वो लोकमान्य तिलक है। इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य का अगर सामान्य अर्थ की बात करोगे तो जनता में मान्य। जनता का मानने का मतलब होता है कि इनको जनता बहुत प्रेम करती थी। जनता के द्वारा इनका इतना सपोर्ट मिलता था इनको कि जनता ही इनको क्या कहती थी, लोकमान्य कहती थी। यानी कि पूरे पूरे भारत के लोग इन्हें अपना नेता मानते थे और ये ऐसे व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाता था। अच्छा, लोकमान्य तिलक तो इन्हें भारत की जनता कहती थी, लेकिन अंग्रेज इन्हें क्या कहते थे वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है, इंग्लिश में इसको सिरोल बोलते हैं, लेकिन अगर हिंदी में लिखोगे तो चिरोल लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे चा बना लेना आप लोग। ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा इन्हें भारत में अशांति का जनक कहा गया था। ये अशांति का जनक कब कहा गया था, मैं उसको आपको अभी सेकंड से मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पर सिर्फ आप इतना देखिए कि भारत में इनको अशांति के जनक कहा जाता था, लेकिन किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। वो भी कौन सा अंग्रेज था, तो वैलेंटाइन चिरोल था। इनका एक प्रसिद्ध नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने नहीं किया था। इसके पहले भी सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल हो चुका था। तो भारत में अगर पूछोगे स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, तो आर्य समाज के संस्थापक। ठीक है, तुम्हारे जिनका नाम यहाँ पर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके द्वारा सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द दिया गया था। इसके बाद स्वराज्य शब्द एक और नेता ने दिया था, जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1906 में। अधिवेशन हुआ था कोलकाता में और सबसे पहले यहीं पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज्य शब्द दिया गया था। हालांकि लोग कहते हैं कि स्वराज्य शब्द इन्होंने खुद नहीं दिया था और इनको उकसाया गया था, इनको कहने के लिए मजबूर किया गया था कि स्वराज्य की मांग करो। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गणित के अध्यापक थे और उन्होंने अपने सहयोगी अगरकर के साथ मिलकर निम्नलिखित शिक्षा संस्थानों की स्थापना की थी। तो कौन कौन से शिक्षा संस्थान थे जिनकी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापना की गई थी, वो नीचे मैंने मेंशन कर दिया है आपको। तो देखिए, सबसे पहला जो था वो पूना का न्यू इंग्लिश स्कूल था, जो पूना में है। पूना न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने अपने सहयोगी मित्र अगरकर के साथ मिलकर। ठीक है, अगरकर जो थे इनकी अहम भूमिका थी इनके साथ शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। बाद में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदल करके फॉर्ग्यूसन कॉलेज कर दिया गया। अच्छा, अब आप लोग पूछोगे कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो प्रसिद्ध समाचार पत्र चलाए जा रहे थे, जो इनके राजनीतिक कैरियर में बहुत ही सफल साबित हुए। पहला था द मराठा और दूसरा था केसरी। अगर मैं आपसे एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँ कि जो द मराठा जो था वो उसको किस भाषा में लिखा जा रहा था, तो आप लोग बताएंगे कि जो द मराठा था मराठी भाषा में लिखा जा रहा था। तो लाल यहाँ पे आप गलत हो जाएंगे, मराठा भाषा में ये नहीं लिखा जा रहा था। जो द मराठा था उसको इंग्लिश भाषा में लिखा जा रहा था और जो केसरी था उसको मराठा भाषा में लिखा जा रहा था। मराठी समुदाय को जोड़ने के लिए तिलक के द्वारा दो प्रमुख उत्सव की शुरुआत की जाती है। पहला है गणेश उत्सव और दूसरा है शिवाजी उत्सव। आज ये बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार माने जाते हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के दो सबसे बड़े उत्सव की बात करोगे तो यही हैं गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। ये एक धर्म विशेष से संबंधित हैं। जो धर्म विशेष है वो है हिंदू धर्म में ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल हैं, जिसको आप गणेश उत्सव मनाते हैं ना, अब तो पूरे भारत में मनाया जाने लगा है, लेकिन पहले इसको जब 1891 के लगभग शुरू किया गया था तब इसको केवल महाराष्ट्र में मनाया जाता था। वो भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था, महाराष्ट्र की जनता को इकट्ठा करने के लिए। अच्छा, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक बात और यहाँ पर कंफर्म करना चाहता हूँ कि जब इनके द्वारा
इनके द्वारा गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू किया गया, तभी वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा इन्हें अशांति का जनक की संज्ञा दी गई। इन्होंने कहा कि भारत में अगर सांप्रदायिकता को किसी ने जन्म दिया है तो वो तुम्हारे हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। यहाँ से मैं एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख दूंगा कि काका बतिस्ता नामक एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा लिखा गया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने लिखा था? तो काका बतिस्ता के द्वारा लिखा गया था। लेकिन इसको कहा किसने था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसको कहा था। बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजों के घोर विरोधी थे और इसके परिणाम बहुत ही खराब होते हैं। पहला परिणाम होता है 1882 में बाल गंगाधर तिलक ने कोल्हापुर के महाराजा की आलोचना कर दी अपने अखबार में और इसके बदले अंग्रेजों ने इनको 4 महीने की जेल कर दी। अब दूसरा देखना यहाँ पे 1897 चापेकर बंधु थे ने 2 प्लेग कमिश्नरों, उस समय भारत में प्लेग महामारी फैली हुई थी 1885-86 के मध्य, तो वही चापेकर बंधुओं ने 1897 में 2 प्लेग कमिश्नरों की हत्या कर दी और अंग्रेजों ने तिलक पर यह दोष लगाया कि तुम्हारे समाचार पत्रों के द्वारा इनको उकसाया गया था और 18 महीने की जेल कर दी गई बाल गंगाधर तिलक को। और जब ये जेल से बाहर निकलेंगे तो एक परिपक्व नेता बन के निकलेंगे। वहाँ से जब भारत आएंगे तो ये अंदर से इनके ज्वाला उठेगी और पूरी तरह से देश को समर्पित कर देंगे अपना जीवन। अच्छा, नेक्स्ट की अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो परिणाम हुआ कि 18 महीने की जेल कर दी गई किसको? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक की अगर प्रसिद्ध पुस्तकों की हम लोग बात करेंगे तो गीता रहस्य बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और ये हिंदू धर्म के बारे में मुख्यतः बात करती है। दूसरा वैदिक क्रोनोलॉजी और तीसरी थी आर्केटिक होमो ऑफ आर्यन, यानी कि आर्यन भारत में कहाँ से आए थे, आर्यन का मूल निवास कहाँ था आर्यों का, वो इस पुस्तक में बताया गया है। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक कैरियर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें से हम लोग पहला बिंदु ये देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। कौन करता है? तो ए ह्यूम करता है। ये सभी को पता है। कांग्रेस के जो शुरू में जो कांग्रेस से नेता जुड़े थे भारत के, वो कौन से थे? वो वही थे जो अंग्रेजों के शासन को क्या करते थे? बहुत ही अच्छा समझते थे। उनमें से तुम्हारे हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, दिनसा वाचा हो जाएंगे, गोपाल चंद्र गोखले इत्यादि नेता जो थे ये उदारवादी प्रकृति के थे और ये अंग्रेजों पर अपना क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। 1885 से 1905 तक का जो सफ़र था उसको उदारवादी काल की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद उदारवादियों की मांगे कैसी थी? तो लिबरल मांगे होती थी इनका काम करने का जो तरीका था, सबसे पहले अंग्रेजों को प्रार्थना पत्र लिखो, प्रार्थना पत्र में लिख दिया, अगर कुछ प्रार्थना पत्र के द्वारा काम नहीं हो रहा है तो उसको स्मरण दिलाओ कि हमने क्या किया है, प्रार्थना पत्र लगाया था। अगर स्मरण से भी काम नहीं चलता है तो प्रतिनिधि मंडल भेजो और उनके हाथ पैर छू के क्या कर लो, अपना काम करवा लो। तो ये उदारवादी थी, उदारवादी नेता जो थे उनके काम करने का ऐसा तरीका था। लेकिन उग्रवादी जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका ऐसे करने का काम तरीका बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे और वो काम कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। उग्रवादी राष्ट्रवादी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का उद्भव हुआ और वो क्यों उद्भव हुआ, उसके कारण कौन कौन से थे, मैं यहाँ पर आपको डिस्कशन करूँगा। पहला कारण था 1899 से लेके 1900 तक भयंकर अकाल पड़ा भारत में और लाखों लोगों की अकाल से मृत्यु हो गई। तो ये भी जो कारण था ये भी उग्रवादियों का उद्भव का कारण हो जाएगा यहाँ से। दूसरा पॉइंट ये था कि कर्जन जो लॉर्ड कर्जन जो था उसकी प्रतिक्रियावादी होना। लॉर्ड कर्जन कुछ भी करता था तो भारत के लोगों के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया ही जाता था, क्योंकि वो ऐसे काम ही करता था कि उसमें प्रतिक्रिया उसको मिलती थी। दूसरा जो था वो तीसरा जो था बंगाल का विभाजन जो 1905 में था, ये भी बहुत अहम बिंदु था। इसी अहम बिंदु को उग्रवादी नेता उठाएंगे और पूरे भारत में अपने आप को उग्रवादी राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से फेमस कर लेंगे। उनमें से प्रमुख था बाल गंगाधर तिलक। अच्छा,
चौथा कारण यहाँ से ये हो जाएगा कि जब भारत में 1905 में बंगाल का विभाजन किया जा रहा था, उसी समय इथोपिया ने इटली से अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। इटली को हरा दिया इथोपिया ने और 1986 में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। 1896 में, सॉरी 1896 में क्या कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। पांचवा कारण ये हो जाएगा कि ब्रिटिशों की शोषणपरक नीतियां जो थी वो भी उग्रवादी राष्ट्रवादी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के उद्भव का कारण बनी। और छठवां था, भारत में शिक्षा बढ़ रही थी लेकिन रोजगार क्या हो रहा था, घट रहा था। जैसे आज शिक्षा तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार कम हो रहा है। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये सब आपको पता है कि बंगाल का विभाजन जो था वो जुलाई 1905 में होता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसके बाद बंगाल की स्थानीय जनता के द्वारा 1905 में बंग भंग आंदोलन शुरू किया जाता है। बंग भंग आंदोलन शुरू किया जाता है और इस बंग भंग आंदोलन में लाल बाल पाल जुड़ते हैं। लाल बाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों बंग भंग आंदोलन में जुड़ जाते हैं। बंग भंग आंदोलन में उग्रवादी राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा 4 प्रमुख कार्यक्रमों को किया गया। उनमें से पहला था स्वदेशी, स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। यहाँ पे स्वदेशी इन्होंने कहा कि अगर हमें स्वदेशी का इस्तेमाल करना है तो विदेशी वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना होगा। दूसरा, अगर हमें सच में स्वराज्य चाहिए तो पाश्चात्य शिक्षा को हमें त्यागना पड़ेगा और हमें अपनी शिक्षा खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरों की विदेशी शिक्षा को त्याग करके हमें खुद की शिक्षा को क्या करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि जो स्वदेशी आंदोलन यानी कि 7 अगस्त 1905 को भारत में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन, और इसे ही बहिष्कार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में राष्ट्रवाद का उदय करना था। लेकिन जब कांग्रेस एवं बंगाल का विभाजन होगा तो कांग्रेस भी इसका विरोध करेगी। कांग्रेस भी इसका विरोध करेगी। कांग्रेस भी क्या करेगी, कांग्रेस भी बहिष्कार करेगी। लेकिन कांग्रेस जो चाहती थी वो क्या कर रही थी, केवल विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। तो क्या कपड़े बहिष्कार करने से आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी? उग्रवादी नेता यहीं से अपने मतभेदों को क्या कर लेंगे, उदारवादियों से बिल्कुल अलग कर लेंगे और यहीं से एक दरार पड़ जाएगी जो कांग्रेस में उग्रवादी और उदारवादियों के अलग होने का कारण बन जाएगी। पहला कारण मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ क्या था कि कांग्रेस ने बंगाल का विरोध किया, लेकिन विरोध करने की रणनीति को लेकर उग्रवादी और उदारवादी नेताओं में मतभेद उत्पन्न हो गया। उग्रवादी चाहते थे बहिष्कार व्यापक स्तर पर होना चाहिए, जबकि उदारवादी केवल विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना चाहते थे। यहाँ से कांग्रेस के उदारवादियों और उग्रवादियों के विचारों में दरार आनी शुरू हो गई। कांग्रेस के उदारवादियों के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने पर जोर दिया गया। अब आता है 1905 में जितना भी कांग्रेस का समर्थक लोग थे वो लोग सोच रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, और यही कह रहे थे कि 1905 में बनारस में इसकी अध्यक्षता की गई कांग्रेस अधिवेशन की, और गोपाल चंद्र गोखले को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मैं यहाँ पर एक बात रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि गोपाल चंद्र गोखले का भी जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था और बाल गंगाधर तिलक का जन्म भी महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर में हुआ था। तो दोनों एक ही जगह के थे, लेकिन दोनों के विचार अलग थे। एक उग्रवादी था, दूसरा उदारवादी था। जो उदारवादी थे गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कर दिया गया, 1905 में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, जहाँ पर जो बनारस में आयोजित किया गया था। इससे जो उग्रवादी थे वो क्या हो गए, बहुत ही गुस्सा हो गए। उन्होंने सोचा चलो इस बार बन जाते हैं गोपाल चंद्र गोखले, अगली बार बाल गंगाधर तिलक को बनवाया जाएगा। लेकिन होना क्या था, वही जो मंजूर खुदा होना था। 1906 में जब कांग्रेस का अधिवेशन जो था उसको कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में आयोजित होना था, उसमें दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। अब देखो कांग्रेस जो था उसमें बाल गंगाधर तिलक को यहाँ पर अध्यक्ष बनना था, लेकिन दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया। दादा भाई नौरोजी जो थे वो उस समय अपने बुढ़ापे के चरम पे थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, वयोवृद्ध नेता थे जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर भी उग्रवादी
राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष ना बने, इसलिए उदारवादियों ने चाल चली और दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। जो दादा भाई नौरोजी थे वो बहुत ही सुलझे टाइप के व्यक्ति थे। उनका उनकी जो इज्जत थी, उनकी जो मर्यादा थी, वो पूरे कांग्रेस का हर एक व्यक्ति मानता था। इसलिए कांग्रेस में उग्रवादी और उदारवादी ने किसी ने भी सांस तक नहीं ली कि हमें क्या करना है, विरोध करना है। लेकिन 1907 जैसे ही आएगा, 1907 जैसे ही आएगा तो 1907 में ये लोग सोचेंगे कि चलो दादा भाई नौरोजी को 1906 में बना दिया गया था, अब की बार बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन फिर यही होता है कि उदारवादी नेता जो थे उन्होंने क्या कर दिया, 1907 में पुणे में जो अधिवेशन होना था उसको सूरत में आयोजित करवा दिया। हालांकि जो सूरत था उस समय ये भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था और पूना भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। गुजरात का तो गठन 1960 में हुआ है, उस समय ये क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। रास बिहारी बोस जो उदारवादी नेता थे, इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। अब यहाँ से जो उग्रवादी नेता थे वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और कांग्रेस का अधिवेशन जो सूरत में चल रहा था, किसी ने पीछे से एक चप्पल उतारी और दे धाए से मार दी। ये चप्पल जो है ये लग गई तुम्हारी फिरोज शाह मेहता को और विवाद इतना बढ़ गया कि हाथा पांव पर ये लोग उतर आए और यहीं से कांग्रेस का विभाजन हो गया। यानी कि विभाजन 1907 में हो गया। यहाँ पर 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। देखो 1905 में कहानी कैसी चल रही थी। 1905 में बाल गंगाधर तिलक को बनना था, लेकिन 1905 में बना किसको दिया गया, ठीक है। 1906 में बनना था, 1906 में दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया। 1907 में बाल गंगाधर तिलक को बनना था, लेकिन फिरोज शाह मेहता को बना दिया गया। इसीलिए दादा भाई नौरोजी जो तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक थे, उनके प्रशंसकों में आक्रोश टूटा और उन्होंने चप्पल उतार के मारना शुरू कर दिया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके बाद इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जो 1907 में हुआ था, ठीक है। और इसे ये भी कहते हैं कि गरम दल एवं नरम दल जो थे, इनका विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था, ठीक है। और कौन अध्यक्षता कर रहा था कांग्रेस की, तो फिरोज शाह मेहता कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। अब 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत होती है। होम रूल लीग की शुरुआत जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक साथ मिलकर की। जो एनी बेसेंट थी वो आयरलैंड की मूलतः निवासी थी और भारत में आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार के लिए। लेकिन ये भारत के लोगों के साथ जुड़ी और भारत में होम रूल लीग की शुरुआत की। होम रूल लीग का मतलब था भारत स्वयं, यानी कि घर का शासन, यानी कि घर का रूल, घर का नियम, यानी कि भारत जो था वो खुद का अपना स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करे, खुद के रूल बनाए। ये इसलिए इन्होंने क्या किया, होम रूल लीग की स्थापना कर दी 1916 में। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने 1916 में, यानी कि अप्रैल 1916 में काम करना शुरू कर दिया और अगस्त 1916 में एनी बेसेंट ने अपना कार्य करना चालू किया। दोनों का लक्ष्य एक ही था, स्वराज्य की प्राप्ति करना, यानी स्वराज्य की स्थापना करना। बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बरार, ठीक है, यहाँ बरार होना चाहिए, बरार आदि क्षेत्रों में होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने अपना बखूबी काम किया। इसके बाद लखनऊ 1916 में क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जिसमें उग्रवादी और उदारवादी आपस में मिल गए, यानी कि गरम दल और नरम दल दोनों आपस में पैचअप कर लिया। कब पैचअप किया, तो 1916 में पैचअप किया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो अंबिका चरण मजुमदार इसकी क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी यहाँ पर एक दूसरे से आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दो काम हुए, ठीक है। कब, 1916 में कहाँ आयोजन किया गया, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की और कौन कौन से मिल गए, दो, तो कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल और कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों आपस में मिल गए, ठीक है। तो गाइस यहीं तक था आज का वीडियो। और इसके बाद 1920 में क्या होती है, 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो बाल गंगाधर तिलक के नाम से एक ट्रस्ट चालू किया था और 3 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपया पूरा इकट्ठा हो गया था। हालांकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बस उसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग
कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो ताकि आपको जल्दी से उसकी नोटिफिकेशन मिले और जल्दी से आप उस पर जुड़ जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल, यानी कि